Okay, so good afternoon, girls. So, as we had already discussed the two colligative properties, so remaining two will be going to discuss today. ठीक है, तो third one is elevation and boiling point. So basically, what is elevation? Elevation is increase. ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आप लोगों ने फाइंड आउट करना है. अब वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का अगर आप फाइंड आउट करते हो तो वो एग्जैक्टली टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जो आपका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. ठीक है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, अब राउल्स लॉ हमने पढ़ा है. ठीक है, राउल्स लॉ में हमने क्या देखा था कि जब हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट होता है और ऊपर से हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करते हैं तो ये सॉल्वेंट से क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है. ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि वेपर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज कर जाता है बाय एडिंग द नॉन वोलेटाइल सल्यूट. मतलब जब वो सॉल्यूशन बनता है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? लोअर डाउन. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है दैट इज़ हायर देन द सोल्यूशन. ठीक है, सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट से और सोल्यूशन को पी एस से. ठीक है, तो मतलब पी नॉट इज़ ग्रेटर देन पी एस. तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है. ठीक है, दिस इज़ फ्रॉम राउल्स लॉ. ओके, नाउ मतलब वही मैंने एक्सप्लेन करा है कि वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का होता है कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा हमेशा जो है वो ज़्यादा होगा देन सोल्यूशन. ठीक है, अब अगर मैं इसको प्लॉट करूँ, ठीक है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर को प्लॉट करूँ तो मेरे पास दो कर्व्स आती हैं. अब क्योंकि वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ इंक्रीज़ कर रहा है, वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होता है? सॉल्वेंट का, इसलिए सॉल्वेंट वाली कर्व ऊपर आएगी, सोल्यूशन वाली कर्व नीचे आएगी. ठीक है, अब सोल्यूशन सॉल्वेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आएगा उसको मैं टी नॉट बोलूँगी कि ये बॉइलिंग पॉइंट होगा टी नॉट. ठीक है, सॉल्वेंट का, और सोल्यूशन का होगा टी एस. और अगर मैंने एलिवेशन मतलब कितना इंक्रीज़ आया वो कैसे निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगी एलिवेशन जो होगा. अब देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है डेल्टा टी बी से. बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, डेल टी फॉर चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोग को. ओके, नाउ यहाँ पे सारा वही एक्सप्लेन किया. अब देखो मेरी बात सुनो. अब मैंने यहाँ पे बोला था कि जो मेरा सॉरी, तो मैंने यहाँ पे बोला था कि मेरे जो सॉल्वेंट का प्रेशर है, ठीक है, कि मेरे जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का दैट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, तो अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, तो मतलब इसको टेम्परेचर कम चाहिए होगा एटमॉस्फेरिक और वेपर प्रेशर को इक्वल करने के लिए. लेकिन सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है. ठीक है, तो मतलब इसको ज़्यादा हीट चाहिए होगी, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा फॉर इक्वलाइजिंग द वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो वही है ना जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपका वेपर प्रेशर के इक्वल होगा. ठीक है, लेकिन क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ही ऑलरेडी कम है तो मतलब इसको ज़्यादा हीट चाहिए होगी, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा. ठीक है, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? सोल्यूशन का ऑब्वियसली. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है लेकिन सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा. ठीक है, ओके, तो जब मैं सोल्यूशन में से मेरे प्योर सॉल्वेंट का माइनस कर दूंगी टेम्परेचर तो मतलब मेरे पास जो आएगा डेल जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा दैट इज़ एक्चुअली द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो इसी तरह से आपका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आएगा. इस पूरे जो है टॉपिक को ध्यान से सुनना. सारा टॉपिक डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट बिल्कुल इसके जैसा है. ठीक है, तो इसमें जस्ट कुछ नहीं किया अभी तक, सिर्फ इस वाली कर्व को ध्यान से देख लो. सॉल्वेंट है, सोल्यूशन है, ये प्योर सॉल्वेंट है. ठीक है, ये सल्यूट प्लस सॉल्वेंट है. ठीक है, अब जो आपका सॉल्वेंट होता है ना, ठीक है, तो सॉल्वेंट में कोई सल्यूट एडेड नहीं है. ठीक है, तो जब वो सल्यूट एडेड नहीं है दैट मीन्स कि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि सल्यूट जो है वो क्या कर देता है? वेपर प्रेशर को लोअर डाउन कर देता है. ठीक है, वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा है इसलिए वेपर प्रेशर कर्व में ये ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है. ठीक है, अब इसका वेपर प्रेशर क्योंकि कम है तो इसको ज़्यादा हीट चाहिए होगी, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा इससे. ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि अगर मैं वेपर प्रेशर की टर्म्स में लिखूँ तो वेपर प्रेशर मेरा सॉल्वेंट का ग्रेटर देन होगा सोल्यूशन में. ठीक है, लेकिन अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट में लिखूँ तो बॉइलिंग पॉइंट मेरा सोल्यूशन का ज़्यादा होगा देन सॉल्वेंट. ठीक है, ओके, नाउ कम्स टू दिस पेज. तो सारा वही एक्सप्लेन करा हुआ है. ठीक है, ये आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, टी एस माइनस टी नॉट से आप निकालते हैं. ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन करेंगे हम. अब देखो ये जो आपका एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है, अब ये वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है.
ठीक है, तो मैं डायरेक्टली, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करता है वेपर प्रेशर के चेंज के ऊपर, फाइन। और हमें पता है कि वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन के ऊपर, तो दैट मीन्स कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो एलिवेशन इन टेम्परेचर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हम लोग ये कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे। x2 क्या है, x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, और हमें पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये x2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, वी विल गेट दिस इक्वेशन, ओके। अब अगर सोल्यूशन काफ़ी डाइल्यूट है तो दैट मीन्स कि एज कंपेयर टू n1 हम लोग n2 को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि n2 क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, और वैसे भी हमें पता है कि सोल्यूशन में सल्यूट की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो हम लोग n2 को निगलेक्ट कर देंगे। सो वी आर नाउ with this equation n2 by n1, okay। now n1 n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, वेट बाय मोलर मास से। n2 कैसे आएगा, w2 by m2, n1 कैसे आएगा, w1 by m1। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दे इक्वेशन नंबर 3 में, तो वी विल गेट दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इसको जस्ट रीअरेंज करा है, W2 by M2 डिवाइडेड बाय W1 by M1, ये ऊपर चला जाएगा तो W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे W2 डिवाइडेड बाय M2 ये किसका फॉर्मूला है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट लिख दे, ठीक है, N2 लिख दिया मैंने इसको, ओके फाइन। मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, n2 क्या होता है सल्यूट, एंड 1 क्या होता है सॉल्वेंट, तो n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, n2 बाई w1 मोलालिटी, मतलब इसको मैं m लिख सकती हूँ, ओके फाइन। तो अब ये जो मोलालिटी है इसकी भी एक सोल्यूशन के लिए वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, k तो है ही कांस्टेंट, ठीक है। तो सॉरी मोलालिटी मैंने बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे m जो है, m इज मोलर मास जो है वो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, और k तो है ही कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस मोलर मास एंड दिस कांस्टेंट, हम लोग इसको एक ही कांस्टेंट लिख देते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट को kb, और यहाँ पे kb क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को मैंने kb लिख दिया, kb इंटू m आ जाएगा, फाइन। तो यहाँ पे kb को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, फाइन, ओके फाइन। सो अगर मोलालिटी सोल्यूशन की 1 है तो मतलब ये जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आपको kb की वैल्यू पता है, मोलालिटी पता है, तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट दिस एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट विद दिस फॉर्मूला। तो मतलब दिस इज योर मेन एक्सप्रेशन, ठीक है। नाउ कम्स टू थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन। अब हर एक की थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज की थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। अब इसको ध्यान से सुन लो, क्योंकि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन भी बिल्कुल इसी की तरह सेम होएगी, ठीक है, ओके। तो हमने कोई भी सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा है, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं कि वो जो सोल्यूशन है वो वेपर फेज के किस में है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब एक बात और हमेशा याद रखो, जब भी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है आपने, तो उसमें एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट या मोलर कंसंट्रेशन का अगर आप रिलेशन फाइंड आउट करते हो, मतलब अगर आपने डेरिवेशन इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूँ कि डेरिवेशन के लिए हमें 2 इक्वेशंस चाहिए, क्लॉजेस-क्लैपेरन इक्वेशन एंड राउल्स लॉ, ठीक है। इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन से हमने इसको डिराइव करना है। पहले हम क्लॉजेस-क्लैपेरन लगाएंगे, फिर हम राउल्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। क्लॉजेस-क्लैपेरन इक्वेशन होती है ये वाली, ठीक है। अब इसको ध्यान से देख लेना। अब P2 P1 T1 T2 आपके पास क्या है, P2 क्या आपका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1 क्या आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये आपका T2 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। पुट कर दिया। अब इसका एलसीएम ले लिया, T0 T1 आ जाएगा, TS आ जाएगा, TS ऊपर जाएगा माइनस T0, ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या होता है, TS माइनस T0, दिस इज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको डेल टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपका डाइल्यूट सोल्यूशन है, अब देखो डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है,
ठीक है। तो अगर आपका सल्यूट बहुत कम है, सल्यूट ही तो वेपर प्रेशर को लो डाउन करता है, तो इसका मतलब अगर सल्यूट बहुत कम है तो जो आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यहाँ आप बोल सकते हो कि जो आपका वेपर प्रेशर जो अपना लो डाउन करता है सल्यूट की वजह से वो बहुत कम करेगा। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो भी आपका बहुत कम आएगा। तो मतलब उस केस में दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सेम, ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं टी एस की जगह पे टी नॉट पुट कर दूँ तो टी नॉट इंटू टी नॉट स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, ये हो गया हमारा क्लॉजेस क्लैपेरॉन का जो हमने एक्सप्रेशन किया। ठीक है। अब आ जाते हैं राउल्ट्स लॉ पे। राउल्ट्स लॉ क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। ओके गर्ल्स, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1-PS/P0 की, फर्क तो नहीं पड़ेगा, अगर इसके एलसीएम लोगे तो वही टर्म बन जाएगी। ठीक है। अब इस 1 को इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 1-x2। ठीक है। अब दोनों तरफ क्या लेना है? लॉग ले लेना है। ठीक है। तो लॉग लेने के बाद ये ऐसी टर्म बन जाएगी। ठीक है। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, मतलब PS/P0 को P0/PS कर दूं, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा? हमेशा जब आप log x का रेसिप्रोकल करते हो तो दूसरी साइड क्या आ जाता है? माइनस का साइन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है। ओके। तो अगर आप डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करते हो, ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हमेशा जो है इसकी एक एक्सपेंशन रहती है। ठीक है। अब इसकी एक्सपेंशन क्या होगी देखना, इसकी एक्सपेंशन मैथमेटिकल एक्सपेंशन है, ये आप लोग को लर्न करनी है। क्या होती है? -x2 -1/2x2² -1/3x2³ प्लस 1। ठीक है। अब क्योंकि ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, x2 आपका क्या है? लेस देन यूनिटी है। अगर वो लेस देन यूनिटी है मतलब ये वाली टर्म्स, स्क्वायर क्यूब वाली टर्म्स तो बहुत ज़्यादा स्मॉलर हो जाएंगी। ठीक है। तो इनको कंसिडर करने का कोई फन नहीं है। ठीक है। तो इनको हम क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। हमारे पास सिर्फ इक्वेशन बनती है -x2, हम सिर्फ इसको उठाते हैं। ठीक है। तो log ऑफ 1 - x2 किसके इक्वल आ जाता है? -x2 के। माइनस उधर चला गया तो इधर क्या रह जाएगा? ओनली x2। ठीक है। अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू बन गई x2। ठीक है। तो मैं इसकी यहाँ पे इसकी जगह पे क्या पुट कर दूंगी? x2। ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ P0/PS इज इक्वल्स टू x2। ठीक है। अब इसको और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करो। इक्वेशन नंबर 3 इज दिस। देखना लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? सेम। तो मतलब x2 किसके इक्वल आ जाएगा? इस सारे के इक्वल। ठीक है। तो देखो, ठीक है, ऐसे ही आ रहा है। ठीक है। अब इधर से डेल टी बी की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको इधर ही रहने दो, बाकी सारी टर्म्स उधर ले जाओ। ठीक है। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 7। अब इसमें x2 क्या है? x2 इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? N2/N1। ठीक है। N2/N1 में डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ये क्या हो जाता है? नेग्लेक्ट एक्सप्रेशन रहता है N2/N1। N1 क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। N2 क्या होता है? वो भी वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। विद 2। नाउ x2 क्या आ जाएगा? N2 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, N1 नीचे N1 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो। ठीक है। ये आ गई x2 की वैल्यू। अब इस सारी वैल्यू को इधर पुट कर दो, डेल टी बी में पुट कर दिया आपने। नाउ इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। सॉल्वेंट की इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को हम लिखते हैं LV से। एंड रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट इज LV? LV इज इक्वल्स टू डेल HV ओवर M1। ठीक है। तो इधर डेल HV ओवर M1, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो डिनोमिनेटर में इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी? LV। क्लियर है? नाउ मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी? ये होता है मोलैलिटी का एक्सप्रेशन। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kgs। ठीक है। दिस इज मोलैलिटी। अब ये 1000 अगर इधर जाए तो मतलब m/1000 किसके इक्वल आ जाएगा? W2 ओवर W1 बाय इंटू M2। ठीक है। तो इधर देखना W2 ओवर W1 इंटू M2, मतलब मैं इस सारे की जगह पे m/1000 लिख सकती हूँ। ठीक है। तो इस सारे की जगह पे क्या आ जाएगा? m/1000, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बन गया आपके एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का। ओके। नाउ यहाँ आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 1000 तो है ही कांस्टेंट। तो इस सारे को मैं एक ही कांस्टेंट लिख दूँ, के बी। ठीक है। तो ये बन गया डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। तो ये आपका आ गया एक्सप्रेशन एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का। इधर के बी क्या है? एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट आपका। ठीक है। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मोलैलिटी के ऊपर। मोलैलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। तो डायरेक्टली ये भी नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर गया, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है।
नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करोगे? ये एक्सप्रेशन है। मोलारिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू ग्राम्स, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, मतलब N2 कैसे निकालते हैं? W2/M1, पता है आप लोगों को, ठीक है। तो इधर वैल्यू पुट करोगे तो मोलालिटी का ये वाला एक्सप्रेशन आता है, हमने पीछे भी पढ़ा है, ठीक है। तो M की जगह पे ये वाली सारी वैल्यू पुट कर दो उधर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इधर से दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। So the next topic here is relationship between elevation and boiling point, that is delta TB and relative lowering of vapor pressure। जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करा है, ठीक है। तो वही एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ पहले, ठीक है। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग आउट द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके ओके फाइन। अभी हम लोगों ने यहाँ करना, अभी हमें ये पता है कि N2 क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाय मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ से W2 की वैल्यू निकालेंगे तो M2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, W2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से भी W1 की वैल्यू हम निकालनी है, तो M1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब W2 एंड W1 की वैल्यूज आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज को हम लोगों ने पुट कर देना यहाँ पे W2 एंड W1 की जगह पे पुट करा, तो ये इक्वेशन आ गई। W2 की जगह पे पुट कर दिया N2 M2 एंड W1 की जगह पे क्या पुट कर दिया? N1 M1। देखो कटिंग हो रही है, M2 M2 की कटिंग हो रही है, ये इक्वेशन बची हमारे पास, ठीक है। अब इसमें N2/N1 ने जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वी नो डैट P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल्स टू N2/N1 होता है, या फिर इसको हम डेल्टा P लिख दें, डेल्टा P/P0 इज इक्वल्स टू N2/N1 है। तो ये N2/N1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, डेल्टा P/P0। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन elevation and boiling point and relative lowering of vapor pressure, fine। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर, रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, फाइन। तो ये एक्सप्रेशन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई वी इज इक्वल्स टू N2RT। यहाँ से अगर हमने N2 की वैल्यू निकालते तो ये उधर जाके डिवाइड होएगा, ठीक है, बाकी सारा सेम ही आएगा। N2 की जगह पे वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब वैल्यू पुट करने से देखो ये V ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब ये नीचे डिवाइड होएगा आके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ W1/V। अभी ये क्या है? मास ओवर वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो वेट भी मास ही है ना, तो मतलब वेट बाय वॉल्यूम को भी हम डेंसिटी लिख देते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिलेशन एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट विद ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। नाउ कम्स टू एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन से पहले ना आप लोग को एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब आप, क्योंकि अब देखो आपका जो बॉइलिंग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आता है उसमें जो आपका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है ना, वो कई केसेस में बहुत कम होता है, ठीक है। मतलब सोल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट में कई बार डिफरेंस बड़ा कम होता है। तो ऐसे स्मॉल डिफरेंसेस को विद हाई एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए सिंपल थर्मोमीटर्स जो उनको ईजिली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, तो इसमें हम सिंपल थर्मोमीटर्स की जगह पे डिफरेंशियल थर्मोमीटर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब डिफरेंशियल थर्मोमीटर की वर्किंग वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आप लोग को रीड आउट करना है तो आप लोग बुक से कर सकते हो, ठीक है। नाउ कम्स टू योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड, दैट इज लेंस-पिगर मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका प्रिंसिपल देखो, इनफैक्ट दोनों मेथड्स का प्रिंसिपल जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। प्रिंसिपल इसमें कुछ नहीं है कि पहले आपने क्या करना है, अपने प्योर सॉल्वेंट को लेना है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट की हीटिंग करवानी है, उसको बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उसी सॉल्वेंट में क्या डाल देना, अपना सल्यूट डाल देना। सल्यूट डालोगे तो वो सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। फिर उसको हीट करना है और उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाना। दोनों टेम्परेचर्स नोट डाउन करने हैं, दोनों में डिफरेंस आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट देगा, ठीक है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या आता है कि आप डायरेक्ट हीटिंग नहीं करोगे, आप क्या करोगे, उसमें से हॉट वेपर्स को पास आउट कराओगे, ठीक है। आप डायरेक्ट हीटिंग नहीं दोगे उसको, ठीक है। नाउ कम्स टू इट्स अपरेटस, कि इसका ऐसे करके अपरेटस होता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आपकी फ्लास्क है जिसमें आपका सॉल्वेंट जो बॉयल कर रहा है, ठीक है। ये बी आपकी डिलीवरी ट्यूब है, ठीक है, जिससे वेपर्स पास आउट होंगे, ठीक है। डी आपकी इनर बॉइलिंग ट्यूब है जिसमें आपका प्योर सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी देखो इसका प्रोसीजर क्या आएगा, सॉरी, प्रोसीजर इसमें कुछ नहीं आएगा। प्रोसीजर होएगा इसमें कि इधर आपका प्योर सॉल्वेंट पड़ा है, ठीक है,
प्रोसीजर भी आप लोग देख सकते हो। तो आपका इधर आपका सॉल्वेंट पड़ा है, सॉल्वेंट को क्या करना है, इस ए में जाके इसको हीट करना है, ठीक है। मतलब जो आपकी फ्लास्क ए होगी उधर आपका जो सॉल्वेंट है वो बॉईल करेगा, ठीक है। जब वो बॉईल करना शुरू कर देगा फिर इसके वेपर्स थ्रू डिलीवरी ट्यूब डी फ्लास्क में आएंगे, ठीक है। डी फ्लास्क में आएंगे और फिर क्या करना है, फ्लास्क जब वेपर्स हॉट वेपर्स इसमें आएंगे तो आपका ये वाला सॉल्वेंट जो है इसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर होएगा वो हमें क्या देगा, टी नॉट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, सॉल्वेंट में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सल्यूट डाल देना है, ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट में सल्यूट डाल देंगे इसमें, ठीक है। फिर इधर से जो बॉइलिंग सॉल्वेंट होएगा उसके वेपर्स आएंगे, इधर आएंगे, ठीक है। इसके टेम्परेचर को राइज कराएंगे। अब जो टेम्परेचर आएगा दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि अब इसमें सल्यूट भी ऐड कर चुका है, ठीक है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस ले लेना, दैट विल गिव्स यू द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा के यू कैन इजीली फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सल्यूट सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज दिस मेथड, कॉटरल मेथड, ठीक है। कॉटरल मेथड में अपरेटस अलग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट हीटिंग देते हैं, ठीक है। ये सॉल्वेंट पड़ा होगा इसमें, ठीक है, इस ट्यूब में। इसमें ना इंटर कन्वर्टेड फनल लगी होती है, ठीक है, जिसका जो कह सकते हो आपकी जो ब्रॉडर साइड होगा वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें ना पोर्सलिन पीसेस पड़े होंगे, ठीक है। अब पोर्सलिन पीसेस क्यों पड़े होते हैं, ताकि जो स्टीम का लेवल है ना वो यूनिफॉर्म रहे, ठीक है। अब इसमें फिर क्या करना है कि पहले सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का टेम्परेचर इस थर्मामीटर से नोट डाउन कर लेना जब वो बॉईल करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हीटिंग आप नीचे से दे रहे हो। फिर क्या करना है, वो आ जाएगा आपका टी नॉट। फिर इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सल्यूट डालना है, फिर आपने बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाना और टेम्परेचर नोट करना, दैट विल गिव यू द टी एस। इन दोनों में डिफरेंस आपका एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट यू कैन इजीली प्रिडिक्ट, ठीक है।